ओके, सो गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि हम जो 10th में हैं स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम इस तरह से ब्लॉक्स बनाकर, ये जो ब्लॉक्स हैं इनको कहा जाता है पुनेट स्क्वायर, कि ये जो ब्लॉक्स हैं इसमें बनाकर हम इसमें गैमीट्स लिखते थे और इसमें कॉम्बिनेशन बनाते थे। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया कि मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स को क्रॉस कराया और रिजल्टेंट F1 जनरेशन के सभी क्या बने, ऑल वर टॉल। तो इसको क्यों नहीं हमने इस तरह से गैमीट्स की फॉर्म में पुनेट स्क्वायर में लिखा और इस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाए। वो इसीलिए क्योंकि पुनेट स्क्वायर मेंडल ने नहीं बनाया था। ये जो क्रॉस है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में भी लिखना आता है व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने बनाया था सबसे पहले। ठीक है, तो मेंडल को जो है ये पुनेट स्क्वायर वगैरह के बारे में नहीं पता था। ये तो बाद में एक साइंटिस्ट हुए पुनेट, जिन्होंने ये तरीका निकाला इजीली कैलकुलेशंस करने का। जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखेंगे, मेंडल की बात लिखेंगे, तो आप टॉल, ड्वार्फ, ऑल टॉल, 3 टॉल, 1 ड्वार्फ, इस तरह से ही वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, आपको जो है उस टाइम पे ये पुनेट स्क्वायर या कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं यूज करना है। क्लियर? हाँ जी, और क्या डाउट है बोले। मैम एक क्वेश्चन है, what would be the phenotype of a plant that had a genotype capital T and small t? What would be the phenotype of a plant that would have capital T and Small t genotype है. small t? Phenotype means external character. It would be tall. phenotype होता है जो हमें बाहर से दिखता है, and genotype it would be, genotype आप लिखोगे तो heterozygous tall. This is genotype. phenotype मतलब वो बाहर से दिखने में कैसा है, वो बाहर से दिखने में टॉल ही है। हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हमें जीन से पता चलता है। ठीक है, ओके मैम. तो एक ऑर्गेनिज्म या एक प्लांट जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाले दो एलील्स हैं, उसका फिनोटाइप होगा टॉल और उसका जीनोटाइप हम कहेंगे वो क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट? मैम अगर 3 ट्रेट्स एक साथ आ जाए तो F2 जनरेशन, मतलब एक क्वेश्चन है, in a red and white flower of Pros mirabilis jalapa. रेड एंड व्हाइट फ्लावर अभी आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने तो अभी सिर्फ मेंडल की दो बातें पढ़ी हैं। आज हम उसके लॉज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसमें है कि रेड और व्हाइट फ्लावर को आप जब कंबाइन करते हो तो पिंक फ्लावर कहाँ से आ गए। वो मेंडल की एक्सेप्शंस है, वो मेंडल को नहीं पता थी। हम अभी सिर्फ मेंडल तक कन्फाइंड है। हमारा लेक्चर अभी जो स्टार्ट हुआ है, अभी हम सिर्फ मेंडल की बातें कर रहे हैं। आज हम मेंडल के लॉ खत्म करेंगे, फिर हम उसकी एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि मेंडल ने जो कहा उसके बाद जो उन्होंने बातें कही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन मेंडल ने नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने किसको चूज किया था, पी प्लांट को। पी प्लांट जो क्या था, इट वाज प्योर लाइन, वो अपने कैरेक्टर एज इट इज देता था, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं ब्लेंडिंग भी होती है। तो वो ब्लेंडिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग जेनेटिक्स में आएंगे। इसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये हो गया, उसने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो हो गया। दैट विल बी डन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अभी हम सिर्फ मेंडल की बात कर रहे हैं। वो आप जो बात कर रहे हो दैट इज अबाउट लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी हम इस पर आए ही नहीं है। पहले हम लॉज तो पढ़े। ठीक है, करें आगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन
inheritance of one gene by Mendel. मेंडल ने एक जीन की इनहेरिटेंस को कैसे स्टडी किया था? तो सेम जैसे कि आप ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया है, सेम वैसे ही आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की आपने इसमें डेफिनेशन नहीं देनी है। आपने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्या लेना है? इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन ऑफ वन कैरेक्टर ओनली। सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी करते हुए जो हम क्रॉस बनाएंगे, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सेम वैसे ही F1 जनरेशन में सभी टॉल आए, F2 जनरेशन में 3 टॉल आए और एक ड्वार्फ आया, जो हमने ये क्रॉस बनाया था मेंडल वाला। बस आपने मोनोहाइब्रिड नाम नहीं लिखना, आपने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन स्टडी बनानी है। टॉल, ड्वार्फ, कुछ भी कह लो, ये मेल, ये फीमेल, ये पेरेंट्स। जब भी आप क्रॉस बनाओगे मेंशन करना है इधर, दिस इज पेरेंट्स, टॉल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। इनका क्रॉस बना F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन लिखोगे तो F1 जनरेशन में ऑल टॉल। फिर F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन हुई एंड रिजल्टेंट क्या आए? 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, ठीक है। दिस इज F2 जनरेशन। इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद सबसे नीचे, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मीटिंग का वो आईडी पासवर्ड और वो बता दो, जिस किरण का कनेक्ट नहीं हो रहा लिंक से। मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, जो मीटिंग अभी चल मैम वो रही है केवल मैंने उसका सेम लिंक मैम वो अभी, अनुषा का नहीं हो रहा, जिस किरण का भी। जिस किरण तो 2-3 बार आई है मेरे सामने, उसका डिस्कनेक्ट हो रहा है। अनुषा को क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? अर्शदीप, अनुषा को जरा बोलो जो ग्रुप में मैंने लिंक भेजा ना, उससे एक बार फिर से ट्राई करें। तो टॉल रेशो ड्वार्फ ये आया, 3:1 आया, ठीक है। आपने इस तरह से इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वेट करें 2 मिनट उनकी। तब तक बैक क्रॉस क्वेरी आई है, बैक क्रॉस दोबारा बता दो। बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन, बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन F1 generation and one of the parents। F1 जनरेशन के किसी भी एक इंडिविजुअल का अपने ही किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस इज बैक क्रॉस। जैसे हमने किया टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस बनाया हमने, F1 जनरेशन में सभी क्या आए? टॉल। तो ये F1 जनरेशन का या इसके साथ क्रॉस, यानी कि ठीक है, ये क्रॉस, या फिर ये वाले पेरेंट के साथ क्रॉस, यानी कि ये क्रॉस। ये क्रॉस जो है करवाना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। और इस बैक क्रॉस में अगर 50-50 रेशो आती है, दैट मीन्स कि जो F1 जनरेशन में इंडिविजुअल था वो क्या है? दैट इज हेटेरोजाइगस। अगर ये हेटेरोजाइगस होगा तो F1 जनरेशन में ये देखो रेशो क्या आएगी?
कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल, दिस इज अ ड्वार्फ एंड दिस इज अ, ठीक है। एक 50% रिसेसिव और 50% डोमिनेंट ट्रेट आ गया, इसका मतलब F1 जनरेशन के क्या थे, वो हेटेरोजाइगस थे। अगर ये हेटेरोजाइगस नहीं होता तो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर नहीं आता। ये पता करने के लिए हम बैक क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस की ही एक टाइप है, दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में किसको किया जाता है, F1 इंडिविजुअल, और अब आइदर ऑफ पेरेंट नहीं है, दोनों में से कोई एक पेरेंट नहीं, ओनली होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना कहलाता है टेस्ट क्रॉस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनसीईआरटी में भी आता है यह, ठीक है। अब इसका भी अगर आप क्रॉस बनाकर देखोगे तो हो जाएगा। अनुषा का नहीं हुआ कनेक्ट, अनुषा इज देयर, ठीक है। आशदीप क्लियर हो गया बेटा बैक क्रॉस? यस मैम। ठीक है, चले आगे फिर। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मैंने आपको बताया था। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मीन्स कि एक जीन की इनहेरिटेंस जो मोनोहाइब्रिड सेम है, क्रॉस हमने किया है। मेंडल ने जब एक ही ट्रेट को, एक ही कैरेक्टर को लेकर इनहेरिटेंस को स्टडी किया, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वही आप टॉल और ड्वार्फ वाला एग्जांपल लेकर सेम वैसा बना सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन बीच में आपने कहीं मोनोहाइब्रिड नाम नहीं लेना है, ठीक है। अब है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस ली मेंडल ने फ्रॉम मोनोहाइब्रिड, यानी कि एक जीन की इनहेरिटेंस को लेकर, और डाई हाइब्रिड क्रॉस से, दो कैरेक्टर्स को एक साथ जो है वो ऑब्जर्व कर, उससे मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने 3 लॉज बनाए। फर्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड उसने कंक्लूड किया दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड कंक्लूजन थी दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज जो हैं मेंडल ने कंक्लूड किए कि ये 3 लॉज एक्सप्लेन होते हैं और हर एक पे एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि ये बात ठीक नहीं थी, हर एक पर नहीं होते, लेकिन जो प्योर लाइन है जैसे कि पी प्लांट था, उन पर ये तीनों लॉज जो है वो फॉलो होते हैं। तो ये तीनों लॉज पढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्म्स आएंगी, टर्मिनोलॉजी आएगी जेनेटिक्स से रिलेटेड। पहले हम वो टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं। जैसे अगर हम किसी जीन का सिंबल जो है हमने लिखना है, तो जीन के सिंबल को हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे मैंने टॉलनेस वाला हाइट लिया था, टॉलनेस वाले कैरेक्टर को मैं क्या लिख रही हूँ, कैपिटल टी, ठीक है। और ये जो कैपिटल टी है, अगर ये डोमिनेंट ट्रेट है तो कैपिटल टी, अगर ये रिसेसिव है तो इसी का ही स्मॉल लेटर मैं यहाँ पर यूज करूंगी। डोमिनेंट मतलब मेंडल का ये भी कहना था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में अभी हम यही पढ़ेंगे कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करते हैं, जीन। जीन बेसिकली क्या है, एक केमिकल है जो कि शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से मिलकर बना है। इसका स्ट्रक्चर हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो जो जीन है बेसिकली, उसके अंदर हमने पढ़ा कि 2 एलील्स है। एक जीन है जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पी प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने वाला ये जीन है। तो ये जो जीन है इसके पास 2 वेरिएंट्स हैं, 2 ऑप्शंस हैं इसके पास। उन 2 ऑप्शंस को हम क्या बोलते हैं, वो ऑप्शंस क्या हैं इस जीन के, एलील्स। ये एलील दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों ही टॉलनेस वाले, ठीक है, या दोनों ही
ड्वार्फनेस वाले। अब मैं ड्वार्फनेस को, टॉलनेस तो टी समझ में आता है, टी से टॉल तो मैंने कैपिटल लिख दिया, ड्वार्फ को मैंने डी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो एलील्स में से हमेशा जो है एक एलील डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब वो अपने आप को अगली जनरेशन में शो करता है। जो अपने आप को शो करता है उसे हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, उसी के ही नाम से। जैसे टॉलनेस है तो टी से, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं राउंड सी डोमिनेंट है तो आर। और अगर वही चीज जो उसका एलील है दूसरा जो रिसेसिव है, जैसे कि ड्वार्फनेस क्या है, रिसेसिव, तो हम ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल डी नहीं यूज करेंगे, हम उसके लिए यूज करेंगे स्मॉल टी, क्योंकि ये हाइट का ही रिसेसिव है। टॉलनेस इस पर डोमिनेट कर रही है तो उसी का ही स्मॉल अल्फाबेट की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो इस तरह से जीन्स को हम सिंबल देते हैं। अगर हम राउंड सीट कह रहे हैं डोमिनेंट है, ठीक है, और रिंकल्ड रिसेसिव है, तो रिंकल्ड को हम डब्ल्यू नहीं, रिंकल्ड को हम लिखेंगे स्मॉल आर। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग तरह से ऑप्शन आ जाती है। या तो एलील्स किसी भी जीन के अंदर हो सकते हैं दोनों ही डोमिनेंट, या दोनों ही रिसेसिव, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। ये तीन ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं। तो ये जो दोनों हैं एलील्स, दोनों एक ही जीन के अंदर एक जैसे हैं, दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी हैं, तो ये वाले एलील या ये वाले एलील को हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे होमोजाइगस। अगर टॉल है ये तो होमोजाइगस टॉल, और ये क्या है ड्वार्फ, तो होमोजाइगस ड्वार्फ लिखा जाएगा। होमोजाइगस मीन्स जिसके पास दोनों एलील्स एक जैसे ही हैं। होमो मीन्स सिमिलर, सेम। ऐसे ही इसके पास एलील्स दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट जाइगोट्स बनाने वाले, दोनों एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। तो होमोजाइगस जिसमें दोनों एलील्स एक ही जीन के अंदर एक जैसे हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो। अगर डोमिनेंट है तो हम लिखेंगे ये होमोजाइगस डोमिनेंट, रिसेसिव है तो हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। और अगर दोनों डिफरेंट है तो उसके लिए टर्म यूज होगी हेटेरोजाइगस। इसी तरह से अगर हम देखें डोमिनेंट की क्या डेफिनेशन है, डोमिनेंट मीन्स an allele that expresses itself in the progeny, an allele that expresses itself in the progeny, एक एलील जो अगली प्रोजेनी में, प्रोजेनी क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली पीढ़ी अगली जनरेशन में एलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब जो उसका ट्रेट है वो ट्रेट वो दिखाता है, तो वो क्या है, डोमिनेंट। जैसे हाइट वाले जीन के केस में टॉलनेस वाला जो एलील है वो क्या है, इट इज डोमिनेंट, क्योंकि अगली जनरेशन में टॉलनेस ही जो है ड्वार्फनेस पर हावी होती है, वो अपने आप को शो करता है टॉलनेस वाला कैरेक्टर, तो वो क्या हो गया, डोमिनेंट। इसी तरह से रिसेसिव एलील क्या होगा, एन एलील विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन प्रेजेंट सिंगली। अगर अकेला स्मॉल डी प्रेजेंट है तो अगली जनरेशन, अगली प्रोजेनी जो है वो ड्वार्फ नहीं बनेगी। मतलब एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, अकेला स्मॉल टी मिलकर जो है वो अकेला अगली प्रोजेनी को ड्वार्फ नहीं बना सकता। अगली प्रोजेनी को ड्वार्फ बनाने के लिए उसको होमोजाइगस कंडीशन में होना जरूरी है, यानी कि एक जीन के अंदर दोनों ही एलील कौन से हो, रिसेसिव वाले, तो प्रोजेनी ड्वार्फ होगी। अगर एक भी डोमिनेंट है तो वो अपने आप को शो करेगा ही करेगा। अगर दो हैं तो पक्का ही है
कि ड्वार्फ जो है वो सॉरी टॉल जो है वो बनेगा ही बनेगा। डोमिनेंट दोनों हैं तो अपना ट्रेट उन्होंने शो करना है। डोमिनेंट अगर अकेला भी प्रेजेंट है तो भी वो अपना ट्रेट ही शो करेगा, लेकिन रिसेसिव के साथ ऐसा नहीं है। रिसेसिव अगर अकेला है तो वो अपनी जो ट्रेट है यानी कि ड्वार्फनेस वाला यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो वो शो नहीं कर सकता। वो कब शो करेगा? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में है। आगे चलकर अभी भी मैंने यूज किया है जैसे वर्ड फिनोटाइप, इसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन है। फिनोटाइप मीन्स द ऑब्जर्वेबल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑब्जर्वेबल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर एन ट्रेट। जो भी हमें मॉर्फोलॉजिकली अपीयर होता है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नली या ऑब्जर्वेबल, जो हम बाहर से देख सकते हैं, जिस चीज को जो हमें बाहर से दिखता है वो उस ऑर्गेनिज्म की क्या है? फिनोटाइप। और दूसरी चीज क्या है? टर्म यूज होगी बार बार एक, दैट इज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो हमारे जीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द representation of genetic constitution of an individual। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसके अंदर जीन्स कैसे हैं। हमने कह दिया कि ये टॉल है, किस तरह का टॉल है, उसका जीनोटाइप क्या है, उसके जीन्स कैसे हैं। उसके जीन्स हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। ये भी टॉल है, दोनों में क्या फर्क है? इसको भी टॉल कहोगे, इसको भी टॉल कहोगे, तो इसका जीनोटाइप क्या है? हेटेरोजाइगस टॉल। इसका जीनोटाइप क्या है? इट इज हेटेरोजाइगस टॉल। क्यों? क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ये इसकी क्या हो गई? जीनोटाइप। फिनोटाइप बात करेंगे तो क्या है? ये टॉल। और जीनोटाइप की बात करेंगे तो कौन सा टॉल है? ये नीचे वाला हेटेरोजाइगस टॉल और ऊपर वाला होमोजाइगस टॉल। क्लियर है ये सब? इतने पॉइंट्स क्लियर है बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। अब ये जो कैलकुलेशंस थी सारी आफ्टर मेंडल के बाद में, ये कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए एक चेकर्स बोर्ड बनाया गया। चेकर्स बोर्ड जैसे आप चेस खेलते हो उसको हम चेकर्स बोर्ड भी बोलते हैं, या इसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। पुनेट स्क्वायर बनाया गया जेनेटिक्स की सारी ही जितनी कैलकुलेशंस हैं उन सबको इजीली और एक्यूरेटली करने के लिए। तो चेकर्स बोर्ड और पुनेट स्क्वायर क्या है? इट इज अ checkerboard used to show results of a cross between two organisms। दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब हम क्रॉस बनाते हैं तो उसको जब हम एक चेकर बोर्ड स्मॉल स्क्वायर्स की फॉर्म में अगर हम उसके रिजल्ट्स को शो करते हैं तो दैट इज अ चेकर्स बोर्ड। ठीक है? रेजिनाल्ड सी पुनेट, इन साइंटिस्ट ने इस चेकर्स बोर्ड या पुनेट बोर्ड को डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे पुनेट स्क्वायर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, जो मेंडल का है, मेंडल ने तो सीधा टॉल ड्वार्फ इस तरह से अपनी कैलकुलेशंस की थी, लेकिन अगर हम ये कैलकुलेशंस इजी करना चाहते हैं तो हाउ विल वी राइट? हम लिखेंगे टॉल पेरेंट्स, टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया गया, F1 जनरेशन में सभी बने टॉल,
और F2 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो क्या क्या गैमेट्स बने। अब F2 जनरेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है, इसीलिए उसको हम चेकर्स बोर्ड में इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन के अंदर जो जीन्स है वो भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो एग है वो भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो चेकर्स बोर्ड में एक तरफ इस तरह से हॉरिजॉन्टली हम एक ऑर्गेनिज्म के गैमेट लिख देते हैं। सपोज हम इधर मेल के गैमेट्स लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी तो दोनों सेम है, जब डिफरेंट होंगे तो भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हो, मेल कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल के गैमेट्स को आप यहाँ नीचे इन दो ब्लॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अभी भी फीमेल के केस में सेम ही है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो अब इस जो आपका स्क्वायर है इसके दोनों वॉल्स की तरफ आपके पास क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो इसका मतलब जब इन दोनों के गैमीट्स मिलेंगे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, हर बार एक बार नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैपिटल टी इसके लिए क्या होगा, इधर के लिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। थर्ड वाले के लिए क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर स्मॉल टी लिखा है तो पहले आप स्मॉल टी नहीं लिखोगे कि डोमिनेंट वाला एलील हमेशा पहले लिखा जाएगा। इसी तरह से ये लास्ट वाला क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो पी प्लांट था जिसकी हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराई, ठीक है, इसका जो है जितनी बार भी ये आपस में मेटिंग करेंगे, जितनी बार भी इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी, हर बार क्या होगा, 4 ही चांसेस हैं। मतलब ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। इन चारों में से अगर एक ही प्लांट बनना है बाय चांस, 4 बनने हैं तो चारों तरह के भी हो सकते हैं, एक तरह का भी हो सकता है। जब भी प्लांट बनेंगे तो 4 तरह की ऑप्शंस हैं, 4 तरह के प्लांट बन सकते हैं। टॉल, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, 50% चांस है कि हेटेरोजाइगस टॉल बनेंगे, 25% चांस है कि होमोजाइगस टॉल बनेंगे ये वाले, और 25% ही चांस है कि वो हेटेरोजाइगस या सिर्फ ड्वार्फ, हम कह सकते हैं ड्वार्फ बनेंगे। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है कि जब ही इस तरह के गैमीट्स वाले मेल और फीमेल मिलेंगे तो इनके गैमीट्स से बनने वाले जो इंडिविजुअल हैं वो ये ऑप्शंस उनकी हो सकती हैं, वो इन सब में से कोई भी जीनोटाइप वाले हो सकते हैं। 50% क्या होंगे, हेटेरोजाइगस टॉल, 25% होमोजाइगस टॉल और 25% ही ड्वार्फ होंगे। तो ये हमें करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इमैस्कुलेशन। टाइम इज रनिंग आउट तो आप फिर से ज्वाइन कर लेना, अगर हमारा लेक्चर रह जाता है आई विल टेल यू, फिर से आप लोग ज्वाइन कर लेना। इमैस्कुलेशन, सो रेज योर हैंड्स। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है व्हाट इज इमैस्कुलेशन। मेंडल जो है उन्होंने भी इमैस्कुलेशन जो है वो यूज की थी। हाँ जी नगिता, क्या होती है इमैस्कुलेशन? मैम जब मेल का पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, जब दो बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंकर या आप यूं कहो कि स्टेमन को रिमूव कर देते हैं हम, दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। कोई भी फ्लावर है जिसके अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही प्रेजेंट हैं, तो उसके अगर हम स्टेमन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट कर देते हैं, यूं किया था हमने फ्लावर। ओके, नाउ डाउन योर हैंड्स, आंसर मिल गया है हमें, ठीक है। तो अगर हम ये इसको कट कर दें और इसके अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। आप कुछ भी कर सकते हो, सीजर्स लेकर, कटर लेकर, सिंपली जो है किसी भी फ्लावर के एंथर को काट दो। इससे क्या होगा, हमने इसको किस चीज में पढ़ा था, इससे क्या प्रिवेंट होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी क्योंकि अपने फ्लावर का एंथर जो है वो काट दिया गया है। तो मेंडल ने भी इमैस्कुलेशन को यूज किया अपने हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ठीक है। अब एक टॉल प्लांट है जो मटर का प्लांट है, उसके अंदर कार्पल भी है, उसके अंदर स्टेमन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। लेकिन मेंडल क्या चाहते थे कि ये जो टॉल वाला प्लांट है इसको उन्होंने किसके साथ जो है हाइब्रिड बनाना था, विद अ ड्वार्फ।
तो उन्होंने क्या करा, ड्वार्फ वाले प्लांट के किसी और फ्लावर के उन्होंने स्टेमन में से पॉलन ग्रेन इकट्ठे किए, इसका जो है स्टेमन काट दिया और वो वाले पॉलन ग्रेन ड्वार्फ वाले इसके ऊपर आकर गिराए, तो ही उनको रिजल्ट मिले जो उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट, टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड, इन्फ्लेटेड पॉड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड, जो 7 ट्रेट्स लिए थे, वो सब तो ही पॉसिबल हो पाए क्योंकि मेंडल ने क्या की थी, इमैक्सुलेशन, यानी कि एंथर्स को रिमूव कर देना ताकि वहां पर पॉलन ग्रेन्स हो ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल ने ये कैसे कंक्लूड किया, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट करता है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं वो छोटे छोटे जो है यूनिट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं आज के टाइम में, जिनको हम जीन्स बोलते हैं, मेंडल ने उनको क्या नाम दिया था, फैक्टर्स। मेंडल का कहना था कि फैक्टर्स जो हैं वो हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे मेरी आई का कलर है, मेरे हेयर का टेक्सचर है, कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, आईज का कलर ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, कोई भी कैरेक्टर है, ईच एंड एवरीथिंग कौन कंट्रोल करता है, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स जो हैं ये हमेशा ही हमें मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर। कैरेक्टर्स हमेशा ये फैक्टर्स की फॉर्म में हमें आगे इनहेरिट होते हैं, और फैक्टर्स कैसे होते हैं, हमेशा ही पेयर की फॉर्म में। ठीक है, और पेयर में हमेशा ही क्या होगा, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, या दोनों डोमिनेंट होंगे या दोनों रिसेसिव होंगे, ये ऑप्शन हो सकती है। लेकिन इस ऑप्शन में जब दोनों तरह के एलील प्रेजेंट हैं उस टाइम पे एक हमेशा डोमिनेंट होगा, यानी कि वो अगली प्रोजेनी में, अगली जनरेशन में अपने आप को शो करेगा। अब इसको शो करने के लिए मेंडल ने अगेन सबसे आसान टॉल और ड्वार्फ वाला ही एग्जांपल है तो हम वो लेते हैं। तो मेंडल ने क्या करा, एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद जो सीड्स मिले उसको सीड्स बने। 3 महीने के अंदर हमने बात की थी कि गार्डन पी के जो सीड्स बन जाते हैं, तो उन सीड्स को उसने ग्रो कराया, और ग्रो कराकर क्या देखा, सारे ही के सारे ही F1 जनरेशन के प्लांट्स जो हाइब्रिड बने थे वो सब कैसे थे, टॉल, बाहर से दिखने में सब टॉल थे। तो उसके दिमाग में आया कि मान लो ये फादर है और ये मदर है, इसका मतलब जो इनके बच्चे हुए F1 जनरेशन आई उसमें क्या सिर्फ फादर का ही कैरेक्टर आया, मदर का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता क्या इनहेरिटेंस में। ये सोचकर मेंडल ने अपनी और आगे जो है एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ाया, और उसने देखा कि इसके अंदर क्या मदर का भी कुछ कंटेंट है या नहीं है। ये देखने के लिए अब अगर वो कोई और प्लांट लेता तो उसका कैरेक्टर आ जाता F2 जनरेशन में। इसलिए मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने इसकी ही कराई सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसी के अंदर देखना था। ऐसा ही एक और प्लांट लिया, उसके पॉलन ग्रेन्स इकट्ठे किए और इस प्लांट के सिग्मा के ऊपर उनको गिरा दिया, पॉलिनेशन हो गई और F2 जनरेशन आ गई। F2 जनरेशन में मेंडल ने क्या देखा कि 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है, 3 टॉल और एक ड्वार्फ है। ये ड्वार्फ कहाँ से आया, तो मेंडल को एक्सप्लेन हो गया कि मदर और फादर, जब उसने दोनों में से एक डोमिनेंट और एक, दोनों डिफरेंट तरह के लिए, टॉल लिया एक ड्वार्फ लिया, तो उसने कहा दोनों में से एक जो है एलील वो डोमिनेंट है। टॉलनेस या हाइट के केस में कौन डोमिनेंट है, टॉल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है हाइट के केस में, वो भी पी प्लांट के केस में। ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म के हर एक कैरेक्टर के केस में फिक्स्ड है कि ये डोमिनेंट होगा ट्रेट और ये रिसेसिव होगा। तो पी प्लांट की हाइट के केस में टॉलनेस इज डोमिनेंट और ड्वार्फनेस इज रिसेसिव। इसीलिए F1 जनरेशन, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को फिनोटाइप में दिखाता है, इसीलिए F1 जनरेशन के सारे पी प्लांट टॉल मिले। लेकिन जब उनको सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो क्या हुआ, तो मदर का जो कंट्रीब्यूशन था 50% एलील्स हमारे फादर के होते हैं और 50% एलील्स मदर के होते हैं। क्योंकि फादर वाला एलील यहाँ पर डोमिनेंट था, इसीलिए सारे के सारे बेबी प्लांट्स फादर जैसे दिखे।
लेकिन मदर का भी कंट्रीब्यूशन था जो कि रिसेसिव यानी कि चुपचाप सुस्त पड़ा हुआ था। जब उसको अपने जैसा एक और एलील मिल गया तो उसने भी अपने आप को शो कर दिया। मतलब रिसेसिव ऑलवेज शोज इन होमोजाइगस स्टेट। रिसेसिव ट्रेट कब आएगा? जब वो होमोजाइगस स्टेट में होगा। और ये मेंडल को F2 जनरेशन में रिजल्ट मिल गया जब उसको टॉल मिले और 3 टॉल मिले और 1 ड्वार्फ मिला। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मेंडल ने दी बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस कि हमारे कैरेक्टर्स को फैक्टर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स जो कि पेयर में मिलते हैं और पेयर में हमेशा ही एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है। तो मेंडल का जो टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाला ये क्रॉस था मोनोहाइब्रिड, उसके रिजल्ट की एक्सप्लेनेशन क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। F2 जनरेशन में अचानक से ड्वार्फ कहाँ से आया? क्योंकि वो F1 जनरेशन में भी था लेकिन उसने अपने आप को शो नहीं किया, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट कभी भी अकेला खुद को शो नहीं कर सकता। दिस वॉज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसमें आपने प्रॉपर लिखना है फिनोटिपिक रेशो is 3:1। 3 मतलब 3 tall and 1 dwarf। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो प्रॉपर आंसर के फॉर्म में है। आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और ऐसे ही स्क्वायर बनाकर ये शो करना है। और जीनोटिपिक रेशो क्या है? 1:1। 1 क्या है? होमोजाइगस टॉल। 2 क्या है? हेटेरोजाइगस टॉल। और 1 क्या है? ड्वार्फ। ड्वार्फ के साथ आपको होमोजाइगस लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ड्वार्फ जो है रिसेसिव ट्रेट है और वो होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखेगा, इसलिए अलग से होमोजाइगस उसमें लिखने की हमें जरूरत नहीं। हाँ जी, समझ आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस या नहीं? यस मैम। आप इस केस में पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस जब जैसे हम जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर करेंगे ना तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें एक बहुत छोटा बच्चा सा लगता है, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। लेकिन इस साल तो जैसे लास्ट ईयर से पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें इस चैप्टर में से हमें सिर्फ 3 मार्क्स का आना है क्वेश्चन, एक लॉन्ग 3 मार्क्स का आना है। तो इट कुड बी लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हो सकता है या आपको इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन या डाईहाइब्रिड क्रॉस या आगे चलकर जो हम लॉस करेंगे कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। चैप्टर बहुत बड़ा है और मार्क्स 3 है, 3 में लॉन्ग में ये कवर अप होगा। ठीक है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक्स इज डू एंड डाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, टाइम इज गेटिंग ओवर, तो आप लोग बेटा रीजॉइन जरूर कर लेना है।